स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर की जो परीक्षा हुई है 12 जून को। उस परीक्षा में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा था, आज जिनकी परीक्षा है यानी 13 जून को जिनकी परीक्षा है उन्हें क्या पढ़ना है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पुरस्कार से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब तक जितना प्रश्न हमें मिला है, लोगों ने जितना प्रश्न भेजा है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। पुरस्कार से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, इसमें शायद विकल्प में उर्वशी था, दिनकर जी की उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आवारा मसीहा, ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह किसके जीवन पर आधारित है, यह पूछा गया था, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। हो सकता है आज पूछ ले यह किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। फिर से वही प्रश्न दोहराया गया था, इस प्रश्न को 2 बार पूछा गया था, किसके जीवन पर आधारित है, तो दोनों का उत्तर शरद चंद्र होगा। कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प में दिया गया था किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी का जन्म वर्ष पूछा गया था, जो 1915 है। उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, इसका भी 1915 है। तेरी कुड़माई हो गई है, उसने कहा था कहानी से शायद 3 प्रश्न पूछे गए थे। तेरी कुड़माई हो गई है, यह कथन किसका है, तो ये लहना सिंह का कथन है। सूबेदारनी से कहता है जब मेले में उसकी मुलाकात होती है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया था, प्रमुख पात्र है लहना सिंह। गोदान से ना प्रश्न पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो प्रोफेसर मेहता के बारे में पूछा गया था। मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे, तो ये दर्शन शास्त्र के थे। प्रोफेसर मेहता से संबंधित एक कथन पूछा गया था। गोदान उपन्यास में डॉक्टर किसे कहा गया, तो डॉक्टर जो है प्रोफेसर मेहता को कहा गया है। प्रोफेसर मेहता ही डॉक्टर हैं। और इसमें विकल्प में मालती भी था, तो मिस मालती नहीं होगा, डॉक्टर जो है प्रोफेसर मेहता को ही कहा जाता है। कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का है दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओंकारनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया, तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद पूछा गया था आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। 2 प्रश्न हुए। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, यहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। तो 3 से 4 प्रश्न नामकरण से पूछे जा रहे हैं। 13 तारीख यानी आज की भी परीक्षा में भी 3 से 4 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे। नामकरण को आप अच्छे से याद कीजिएगा। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। विधेयवादी, वैसे विकल्प में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है तो जॉर्ज ग्रेसन इसका सही उत्तर होगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का उपनाम है, तो नागार्जुन का उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। प्रश्नों का स्तर ना तो आप बहुत ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा सरल था। कुछ प्रश्न बिल्कुल ही सरल थे, लेकिन कुछ प्रश्न कठिन थे। तुमुल कोलाहल पूछा गया था, यह किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो ये कामायनी में है। तुमुल कोलाहल जयशंकर प्रसाद का है। सिलेबस, ये अनुमान लगाया जा रहा था सिलेबस में जितने भी नाटक, कहानी, निबंध, कविताएं लगी हैं सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा कहानी और उपन्यास से ही प्रश्न पूछे गए, जैसे उसने कहा था, गोदान और आषाढ़ का एक दिन से भी प्रश्न शायद पूछा गया था। लोकदेव नेहरू किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रयोगवाद का समय सीमा पूछा गया था। प्रयोगवाद का 1936 से 43 होगा। किस कवित्री को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो पुरस्कार से भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गीतांजलि श्री इसका उत्तर होगा। अभिनव गुप्त किस दर्शन से प्रभावित हैं, तो ये शैव दर्शन से प्रभावित हैं। अभिनव गुप्त, भट्टलोलट भट्टनायक, आचार्य शंकुक, इन सब का वाद और इन सब के दर्शन को
याद करके जाइएगा। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत जो है किसने गाया? तो ये गीत जो है कार्नेलिया का है। चंद्रगुप्त कैसा नाटक है? चंद्रगुप्त जो है राष्ट्रीयता है। मगध की राजकुमारी का क्या नाम है? यह भी प्रश्न पूछा गया था, यानी चंद्रगुप्त नाटक से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है मल्लिका है। मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पत्रिका से भी देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये पत्रिका जो है निराला की है और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो तार सप्तक को आप अच्छे से याद कीजिए। 28 कवि जो हैं तार सप्तक में शामिल है। तार सप्तक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में कौन सा कवि किस सप्तक में शामिल है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सप्तक को आप पढ़ लीजिए। हो सकता है पूछ ले कि सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो प्रकाशन वर्ष को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। 43, उसके बाद दूसरे का 51, 59 और 79। भारतेंदु युग में कौन सी विधा सबसे ज्यादा लिखी गई? तो ये नाटक होगा इसका उत्तर। आंसू लहर के रचनाकार का नाम क्या है? आंसू लहर कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी मानी है। और संवत में अगर इसे देखा जाए तो 1900 ईस्वी शुक्ल जी ने यह समय सीमा मानी है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। नाखून क्यों बढ़ते हैं से प्रश्न पूछा गया था, इसकी विधा पूछी गई थी। तो ये निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं में कवि ने इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ बताया है? तो इसका अर्थ जो है शायद स्वाधीनता होगा, स्वाधीनता। सममात्रिक छंद पूछा गया था, कौन सा है? तो सममात्रिक छंद से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कम से कम 3 प्रश्न छंद से पूछे गए थे, 3 से 4 प्रश्न। 13 और 11 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो 13 11 मात्राएं आपका होता है दोहा में, और 11 मात्राएं ये सोरठा में होता है। हो सकता है आज की परीक्षा में सोरठा पूछ ले। रोला और दोहा के योग से कौन सा छंद बनता है? तो आपका कुंडलिया बनता है रोला और दोहा के योग से। महादेवी वर्मा के कल्पवास किस रचना में संकलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठकुरी बाबा। वंदे मातरम की भाषा पूछी गई थी। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, इसकी भाषा है संस्कृत। राजभाषा से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो राजभाषा को आप पढ़ लीजिएगा। 343 से 351 को आप अच्छे से याद कीजिएगा। बादशाह दर्पण के लेखक का क्या नाम है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बादशाह दर्पण। भगजोगनी का दूसरा विवाह किसके साथ होता है? देखिए हर बार ये प्रश्न बताया गया है। भगजोगनी का जो दूसरा विवाह होता है वह उसके सौतेले बेटे के साथ होता है। उसका जो पहला विवाह होता है वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ होता है, जिसकी उम्र 40-45 साल होती है। वह जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका भगजोगनी का दूसरा विवाह उसके सौतेले बेटे के साथ होता है। बोडो कहाँ बोली जाती है? देखिए बोली और भाषा को आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आज की परीक्षा में जो 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, किस उपभाषा की किस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाषा, बोली, उपभाषाएं, अपभ्रंश को आप पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 22 भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इन सभी भाषाओं को रखा गया है और इसमें पूछा गया था सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो शायद इसका उत्तर संस्कृत है। संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। वंदे मातरम की भाषा पूछी गई थी, तो ये आपका संस्कृत में लिखा गया है। तो हमें इतने प्रश्न अभी तक प्राप्त हुए हैं। अगर आपको कोई प्रश्न याद हो तो आप कमेंट करके बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा। जिनका पेपर आज है 13 जून को, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पढ़ना क्या है, ये पेपर देख के एक अनुमान लग गया होगा। आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को आप याद कर लीजिए। विश्वनाथ अभी तक शुक्ल जी से पूछे गए हैं, शुक्ल जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण रखा है, उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, जॉर्ज क्रिएशन, राम कुमार वर्मा, इन सभी ने किस नाम से जो है आदिकाल और रीतिकाल को संबोधित किया है?
पेपर देने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।